अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, डेट इज अवेपोरेशन। बेटा अवेपोरेशन लिक्विड की बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे अंदर, वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो लास्ट तक बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने ये लेक्चर समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो लेक्चर्स हैं जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट, तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की बेसिक्स को कवर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवेपोरेशन एक्चुअल में आपके पास होता क्या है। मजे की बात यह है कि उस टॉपिक को पढ़ने में अपने मजा होता है जो डेली लाइफ में यूज होता है ना। मतलब आप अपनी आंखों से देख सकें, उसको फील कर सकें, उसको महसूस कर सकें, उस चीज को पढ़ने में अपना ही मजा है ना। जैसे हमने एटम के बारे में पढ़ा, एटम ना कभी आपने देखा, ना कभी आपने उसके बारे में सोचा, लेकिन उसको हमने कवर किया, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कवर किया ना। फील आया एटम के बारे में, एटम क्या है एक्सेट्रा। लेकिन ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं डेली लाइफ पर इंप्लीमेंट होता है, मजा आता है उसको देखने में कि यार ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, उसको फील आता है, जल्दी फील आ जाता है ना। तो इसी तरह अवेपोरेशन डेली लाइफ में होने वाला एक प्रोसेस है। आइए इसको समझते हैं, अवेपोरेशन एक्चुअल में होता क्या है। सो अवेपोरेशन इज द प्रोसेस द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। बेटा लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड into gas is called evaporation, है ना। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, evaporation बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को बेटा आप याद रखेंगे कि evaporation is the inverse of condensation। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, evaporation is the inverse of कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन आपके पास क्या होता है बेटा, कि गैस का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब अगर आप यहीं से कंडेंसेशन की डेफिनेशन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, तो मतलब कि अवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि लिक्विड का गैस में जाना और गैस का दोबारा लिक्विड में आ जाना, ऊपर वाला प्रोसेस ये आपके पास होता है अवेपोराइजेशन, और नीचे वाला प्रोसेस आपके पास होता है कंडेंसेशन। ओके, तो इस एक इमेज से आप समझ सकते हैं कि अवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या होती है। ओके, तो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा आप याद रखेंगे कि जो अवेपोरेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, अवेपोरेशन is endothermic प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, केमिस्ट्री में दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से, मतलब हीट इंटर होती है। ओके,
और एक्सोथर्मिक उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हीट बाहर निकलती है। ओके, हीट रिलीज हो जाती है। तो यहां पर आप एंडो से मतलब इंटर आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग। क्लियर है? तो आपके पास मतलब के एवेपोरेशन के लिए आपको हीट रिक्वायर्ड होगी। ओके, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें ना, तो बेटा अगर आपके पास 1 मोल वाटर है, ठीक है, पानी का अगर 1 मोल है मतलब 18 ग्राम अगर आपके पास वाटर है, तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? सही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास वाटर है और वाटर आपके पास लिक्विड स्टेट में है। ओके, अब इस वाटर को आपने बेटा गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट में, मतलब इसकी एवेपोराइजेशन आपने करवानी है। तो 1 मोल वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट ऑफ एवेपोराइजेशन रिक्वायर्ड होगी that is 40.7 किलो जाउल पर मोल। मतलब 1 मोल के लिए आपको इतनी हीट चाहिए होगी, तब जाकर आपके पास 1 मोल वाटर गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो एवेपोराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना आपके पास एवेपोराइजेशन कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास वाटर ही गैस में कन्वर्ट हो, ये तो हमने एक एग्जांपल की बात की। जितने भी लिक्विड्स हैं वो आपके पास अल्कोहल हो सकती है या इसके अलावा और बाकी जितने भी लिक्विड्स हैं उनका लिक्विड से गैस में चला जाना आपके पास एवेपोराइजेशन कहलाता है। तो ये लिक्विड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा, इतनी बातें आपको समझ आ गई। एवेपोराइजेशन क्या है? एवेपोराइजेशन आपके पास कंडेंसेशन का इन्वर्स होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। 1 मोल वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है। ओके, अच्छा, अब प्यारे बच्चों याद रखिए कि जो आपके पास वाटर है ना, लेट्स सपोज एक कंटेनर अगर हम लेट करके चले तो उसमें ना 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में से कौन से मॉलिक्यूल जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो लाखों करोड़ों के हिसाब से मॉलिक्यूल्स हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल्स आपके पास जल्दी एवेपोरेट होंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स आपके पास जल्दी एवेपोरेट नहीं होंगे, इस चीज को भी समझना है। तो आइए देखें, आपके पास लेट्स सपोज हम एक कंटेनर है यहां पर और इसके अंदर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेट्स सपोज वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, अब यहां पर ना 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा आपके पास जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल जो कि यहां पर सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब प्यारे बच्चों, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज हायर देन द बल्क मॉलिक्यूल। ओके, अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस के ऊपर होते हैं। क्लियर है? जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी भी जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन लिक्विड में आपने याद रखना है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा सरफेस के करीब होंगे, मतलब कि वो ऊपर होंगे। ओके, और जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास बल्क मॉलिक्यूल्स होंगे या नीचे प्रेजेंट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास उनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और याद रखेंगे कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो जल्दी एवेपोरेट करेंगे। मतलब देखिए ना, जाहिर सी बात है कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है
ठीक है, वो सरफेस पे होंगे तो वो जल्दी खुद को मतलब अवेपोरेट कर देंगे, ठीक है, जल्दी वो लिक्विड के सरफेस को छोड़कर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपके पास evaporation is a surface phenomena, that is very important। evaporation is a surface phenomena, मतलब कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी आपके पास एवेपोराइज होंगे, वो जल्दी आपके पास गैस में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल, जो सरफेस के मॉलिक्यूल जब एवेपोरेट होंगे तो फिर ये बल्क मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे और ये आपके पास फिर एवेपोरेट होंगे। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जल्दी एवेपोरेट करेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है कि एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस फिनोमिना। ओके, मतलब कि आपके पास एवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा या वो गैस में कन्वर्ट होगा या एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। हर टेम्परेचर पर आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर चलूं, आपने, आपकी मम्मा ने घर का फर्श धो दिया, ठीक है। अब आपने जब फर्श धो दिया तो देखो अब नीचे जमीन पे आपने बेटा वो नीचे आग तो नहीं जला रखी, विद द पैसेज ऑफ टाइम 5, 10, 15 मिनट के बाद आपका जो फ्लोर है वो खुद ब खुद ही खुश्क हो जाता है ना। अब वो क्या है कि जो लिक्विड है यहाँ पर आपने उसको धोया, वो आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड है वो अवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। अब वहां पर आपने टेम्परेचर पे नहीं दिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो खुद ब खुद लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर जाते हैं और आपका फ्लोर जो है वो खुश्क हो जाता है। तो वहां पर भी एवेपोरेशन हो गई, ठीक है। तो याद रखें कि एवेपोरेशन का प्रोसेस ऑल टेम्परेचर पर हो रहा होता है, बट एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ये बात सच है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ती है। ओके, याद रखेंगे क्या मैं कह रहा हूं कि एवेपोरेशन is directly proportional to temperature। ओके, मतलब कि आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं आपके पास एवेपोरेशन बढ़ती जाएगी, सही होगा ना। जैसे 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 फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता चलूं। आप क्या करें कि एक बर्तन में पानी ले लें, ठीक है, उसको वैसे रख दें, शाम को भी देखेंगे ना तो वो वैसे ही पड़ा होगा, थोड़ा बहुत आपके पास जो रूम टेम्परेचर पर उसने एवेपोरेट होना है वो हो जाएगा, ना होने के बराबर है ना। सुबह से आपने पानी रखा है बर्तन में, वो शाम को भी देखा वैसे ही पड़ा है। अच्छा, लेकिन अगर आप क्या करें तो उस बर्तन को उठाकर चूल्हे पर रख के नीचे आग लगा दें तो क्या होता है, 5 से 10 मिनट में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका लिक्विड एवेपोरेट होता है और विद इन हाफ आवर आपके पास सारा लिक्विड गायब हो जाता है, सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता है। ओके, तो याद रखें कि एवेपोरेशन आपके पास कंटिन्यूस फिनोमिना है ऑल टेम्परेचर के लिए, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पास उनका एवेपोरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाता है। उसकी वजह सिंपल सी है कि डेफिनेटली जब टेम्परेचर दोगे, यहां पर देखो अगर आप इसको टेम्परेचर दें, कितनी बुरी आग बनाई है ना मैंने, लो जी, इसको आपने टेम्परेचर दिया, अब टेम्परेचर मिलेगा तो इन मॉलिक्यूल्स की डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस पे आएंगे,
सरफेस पे आएंगे तो हमने पढ़ रखा है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। तो जैसे ही बेटा इनकी हीट बढ़ती जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो सरफेस पे आते जाएंगे, सरफेस पे आते जाएंगे तो वो सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन का, जो कि इवेपोरेट कर जाएंगे। सही है, वेरी गुड। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ती है, हमने ये भी समझा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमिना। ठीक है, मतलब कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये कूलिंग को जनरेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप नहाकर बाहर निकले, आप ये खुद भी प्रूव कर सकते हैं कि आप पंखा चलाएं, नहाने से पहले आप पंखे के आगे खड़े हो, आपको ठंडक महसूस नहीं होती है ना, लेकिन आप नहाने के बाद या वजू करने के बाद या हाथ मुंह धोने के बाद आप फैन के आगे खड़े हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है ना। अब तो खैर गर्मी है, सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन आपको अच्छा फील होता है, मतलब ठंडक ठंडक जिस्म को महसूस होती है। उसकी वजह क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर लिक्विड की लेयर चढ़ जाती है। अब जैसे ही आप फैन के आगे आते हैं तो आपके पास जो लिक्विड की लेयर आपकी बॉडी के ऊपर होती है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो इवेपोरेट होगी तो उससे आपको क्या होगा कि कूलिंग महसूस होती है। अब इसके पीछे की रीजन क्या है, ठीक है, यहां पर भी आपको समझना है कि आप जब नहाने के बाद पंखे के आगे आते हैं तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। उसकी वजह क्या है, आप कूलिंग क्यों महसूस करते हैं, वहां पर भी इवेपोरेशन ही हो रही होती है। सुने, ये दूसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, आप जब कॉलेजेस में जाएंगे या स्कूल में आप एग्जांपल ले सकते हैं, अपनी लैब में चले जाइएगा और लैब में जो भी आपका लैब अटेंडेंट हो उसको कहिएगा सर मुझे थोड़ी सी ना अल्कोहल दे दें। ठीक है, एथानॉल या मैथानॉल आपको वो दें। उसको क्या करिएगा कि 1 से 2 ड्रॉप्स, उसका कोई नुकसान नहीं है, 1 से 2 ड्रॉप्स अपने हाथ पे डालिएगा। अब जैसे ही मैथानॉल जो अल्कोहल है उसके ड्रॉप्स आपके हाथ पे गिरेंगे ना, आपको बड़ी पुरसुकून ठंडक महसूस होगी। सही है, अब जैसे ही आपके पास आपके हाथ पे मैथानॉल गिरेगी वो इवेपोरेट हो जाती है, एकदम से इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपके ऊपर गिरी आप उसको इवेपोरेट, उससे भी आपको ठंडक महसूस होती है। या थर्ड आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोल लें और पेट्रोल को अपने हाथ पे गिराएं। अब जैसे ही पेट्रोल आपके हाथ में गिरता है तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाता है, उससे भी आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि पेट्रोल हाथ पे गिराकर आग नहीं लगा लेंगे। सही है, बाद में कहें जी हमें तो सर बिलाल ने कहा था कि जी उसको पेट्रोल, लेकिन मैं सिर्फ इस हद तक कह रहा हूं कि पेट्रोल को अपने हाथ पे गिराएं फिर उसको अच्छी तरह वॉश कर लें। ठीक है, ये ना हो कि बाद में पेट्रोल गिराकर आप किचन में चले जाएं, है ना, और सारा घर ही अल्लाह अकबर हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आप पेट्रोल को अल्कोहल को अपने हाथ पे गिराएं, वो आपको ठंडक फील करवाएंगे। उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है आइए समझते हैं। क्वेश्चन बनता है व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमिना। प्यारे बच्चे, होता यह है कि आपके पास आपकी ऊपर बॉडी पर जब लिक्विड की लेयर चढ़ जाती है ना, तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं डेफिनेटली वो क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। अब जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है लो। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि सराउंडिंग से टेम्परेचर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब वो सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सुनो जरा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर जो वाटर की लेयर है वो इवेपोरेट की, ठीक है, अब जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट कर जाते हैं तो रिमेनिंग जो काइनेटिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी लो होती है। अब उस एनर्जी को, उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो उससे आपको कूलिंग फील होगी, उसको ठंडक महसूस होगी। ओके, तो इस वजह से आपके पास इवेपोरेशन एक कूलिंग फिनोमिना है। जब आप नहाकर बाहर निकलें, अल्कोहल अपने हाथ पे डालें या आप पेट्रोल अपने हाथ पे डालें तो आपको ठंडक महसूस होती है जैसे ही वो इवेपोरेट करते हैं। ओके, तो इस वजह से आपके पास जो इवेपोरेशन का फिनोमिना है ये कूलिंग फिनोमिना होता है। ओके, तो आइए इवेपोरेशन की केमिस्ट्री को समझने के बाद
अब हम इनके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि ऑन विच फैक्टर्स द एवेपोरेशन डिपेंड्स, मतलब किन फैक्टर्स पर एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। इसको रेज कर दूं। ओके, तो बहुत खूबसूरत सा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसको खूबसूरत तरीके से ही आपने लिखना है, हेडिंग्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, डायग्राम्स के साथ। तो जो मैं बताता जाऊं उसको अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत जबरदस्त है आपके लिए। तो आइए इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच evaporation डिपेंड्स। तो बेटा पहला फैक्टर है आपके पास सरफेस एरिया, समझते जाएं बस। पहला आपके पास है फैक्टर, पहला फैक्टर है आपके पास सरफेस एरिया, मतलब क्या एवेपोरेशन आपके पास सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्या रिलेशन होगा एवेपोरेशन और सरफेस एरिया पे? बेटा जितना ज्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एवेपोरेशन होती है। मतलब मोर विल बी दी सरफेस एरिया, मोर विल बी दी एवेपोरेशन। मतलब क्या, देखें इसकी भी सिंपल एग्जांपल। आप चाय पी रहे हैं और आपको थोड़ी सी जल्दी है, तो आप क्या करेंगे, आपकी मामा आपके लिए चाय लेकर आई और चाय आप कप में है, तो वहां पर क्या है कि आपको चाय ठंडी करके पीनी है। अब कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, मम्मा को कहते हैं कि मुझे एक बड़ा बर्तन ला दें, प्लेट ला दें या कोई और जो भी आपको मिलता है घर में अवेलेबल है, तो वो बड़े बर्तन में आप चाय को डाल दें, यूं घुमाते हैं, ठीक है, कि चाय आपकी जल्दी ठंडी हो जाए। अब देखिए कप का सरफेस एरिया कम होता है, वहां पर एवेपोरेशन भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती, ठीक है। अब जैसे ही आप उस चाय को एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जल्दी जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया बढ़ता है, आप एवेपोरेशन भी उसकी बढ़ती है। या सेकंड आप इसकी एग्जांपल ये घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप लेट्स सपोज 1 लीटर पानी लें, ठीक है, पानी को आपने कांस्टेंट रखना है और आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज 2 चूल्हे हो आपके घर में, एक आपके पास बर्तन हो जिसका सरफेस एरिया तकरीबन इतना हो, ठीक है, और एक आपके पास बर्तन ले जिसका सरफेस एरिया उससे ज्यादा हो, ठीक है। अब डेफिनेटली इसका थोड़ा सा लोअर हो जाएगा, पानी जो है वो सेम है आपके पास। अब दोनों को 1-1 लीटर आप पानी डालें, पानी दोनों में इक्वल रखना है, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, दोनों को चूल्हे पे रख दें, टेम्परेचर भी आपने एक जैसा देना है उनको। आप ये देखेंगे कि बेटा ये जो आपके पास है ना, ये पानी जो बड़े बर्तन में है ये जल्दी एवेपोरेट कर जाएगा। उसकी वजह क्या है, देखो यहां पर सरफेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, देखो ये कितने ज्यादा सरफेस के ऊपर है। अब हमने पढ़ा है एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो देखो यहां पर सरफेस पर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये ज्यादा एवेपोरेशन होगी, यहां पर सरफेस पर कम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखो सर ये मॉलिक्यूल के बाद में एवेपोरेट होंगे ना, जो नीचे हैं ये वाले, पहले सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, तो यहां पर सरफेस मॉलिक्यूल्स कम है, इवेपोरेशन भी कम होगी, यहां पर सरफेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखें कि इवेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया वाइड होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास इवेपोरेशन भी होगी। ओके, ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर था। सेकंड आपके पास, सेकंड है आपके पास टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बारे में भी आप जानते हैं कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये मैंने आपको पहले कवर करवा दिया कि टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एवेपोरेशन भी आपके पास
बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आएंगे तो अवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है तो वो जल्दी आपके पास अवेपोरेट कर जाएंगे। तो अवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। थर्ड आपके पास है इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, ओके, इसका क्या मतलब है? अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो मॉलिक्यूल्स, वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती हैं, या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, अब बेटा याद रखें कि जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी ना वो जल्दी एवेपोरेट नहीं करेंगे। देखें भाई, दो मॉलिक्यूल्स यहां पर देखें आपके पास, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब डेफिनेटली जब आपने इनको एवेपोरेट करना है तो इनके दरमियान की ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी उनके दरमियान की अट्रैक्शन को। तो देखो ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा इनको एवेपोरेट करना। ठीक है, तो याद रखें कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतनी ही एवेपोरेशन कम होगी। और जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो थोड़ी सी हीट दें या विदाउट हीट भी वो आपके पास जल्दी से एवेपोरेट कर जाते हैं, सरफेस को छोड़ते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके पास होती है वाटर और एथेनॉल की। ओके, अब देखो वाटर और अल्कोहल, इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो बेटा वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके। और अल्कोहल में वाटर की निस्बत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक करना मुश्किल है तो इनकी एवेपोरेशन भी कम होगी। ओके, और अल्कोहल जो है इनके दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनकी एवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि तीन फैक्टर्स हैं जिस पर एवेपोरेशन डिपेंड करती है। फर्स्ट आपके पास है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा वाइड सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एवेपोरेशन होगी। सेकंड है आपके पास टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ही ज्यादा एवेपोरेशन होगी। थर्ड आपके पास है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतनी ही कम एवेपोरेशन होगी। ओके, तो इस लेक्चर में हमने एवेपोरेशन के बारे में इन डिटेल समझा, एवेपोरेशन क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया। आपसे कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, कंसेप्चुअल घुमाकर आपको एमसीक्यूज दे सकता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये कवर करना है। आपसे एवेपोरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है evaporation is a surface phenomena, justify. Evaporation is a cooling phenomena, justify. Evaporation is a continuous phenomena at all temperature, justified at. फिर आपसे फैक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ऑन विच फैक्टर्स द एवेपोरेशन डिपेंड, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो हर तरह से बेटा आपने यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, तो होप से जितना आपको करवा दिया गया है इनफ है आपके ग्रेड के लिए। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग चुकी है, रात के बज रहे हैं, कितना टाइम हो गया जी, 1:35। ठीक है, तो रात का टाइम है, तो अब मैं इंशाल्लाह खूब सारा पानी पीऊंगा, नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।